बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबर है? जी, नई हुकूमत को आते ही क्या मसाइल दरपेश हैं, सुबकदोश होने वाले हुक्मरान क्या अच्छा और क्या बुरा छोड़ गए हैं, और हुकूमती इत्तेहादी मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए क्या सोच रहे हैं। जो बरसर इक़्तिदार हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो इत्तेहादी हैं वो क्या मांग रहे हैं, सियासी बसात पे क्या हो रहा है, और महंगाई जैसे सबसे संगीन मसले जिसे खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सबसे संगीन मसला करार दे चुके हैं, उसे निमटने के लिए क्या किया जाएगा। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के तर्जमान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए के गुब्बारे में सुई चबो दी है, जिसके बाद देखना यह है कि PTI के बयानिए से हवा निकल जाएगी या कोई नया पंचर लग जाएगा। इसकी भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात कल हो रहे हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान मुकाबला है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबात पुरअमन अंदाज में करवाए जाएंगे, अदालती अहकामात पर मिन्नो-अन अमल करने की कोशिश की जाएगी। और आज़ाद कश्मीर में भी हंगामा आई है। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो जाने से पहले सरदार तनवीर इलियास और उनके कुछ साथियों को भी वो अपने मनसब से हटा के गए हैं। अदालत में भी मामला पहुंच चुका है। इस पे भी मज़र बरलास साहब की राय लेंगे। फिर अदालत आलिया ने PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस को 30 दिन में उसका कोई ना कोई फ़ैसला देने का हुक्म सादर कर दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर सुनवाई शुरू कर दी है इस केस की, ताकि अदालती हुक्म पर अमल किया जा सके। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के हवाले से उनको डिप्लोमेटिक सफारती जो है पासपोर्ट जारी करने के हवाले से एक रिट पिटिशन आई दायर हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सूरत हाल है, ओवरऑल जो सूरत हाल है, उसका जायज़ा लेते हैं। मज़र बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़र बरलास साहब, जो जाने वाले थे वो तो चले गए, जो अभी आए हैं उनको इस मुल्क को चलाने के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं और किस तरह चलाना चाहिए, क्या मशवरा देते हैं आप? देखिए, ये तो बड़े दावों के बाद आए और बकौल शख्स से, और ये दावा भी किया करते थे खैर इनकी मुख्तलिफ रहनुमा, और साबका हुकूमत को तो ये नाहल और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे। अब तो माशाल्लाह लायक तरीन और ज़हीन तरीन लोग हैं, और आप भी खुश हैं इन लायक तरीन लोगों के दरमियान। गुजारिश ये है कि हुकूमत इनसे अभी तो बन ही नहीं पा रही, काबीना का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, और काबीना में भी जो अहम वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग नून लेना चाहती है, लेकिन जो वादे किए गए थे वो इत्तेहादियों से किए गए थे। तो मेरा ख़्याल है अभी काबीना का जो मरहला है वो जब लोग हलफ उठाएंगे, जब वजारतें तकसीम होंगी, तो बहुत से इख्तलाफात सामने आएंगे। फिर इनकी टीम महंगाई पे बड़ी तनकीद करती थी। पिछली हुकूमत के जाने से चंद रोज़ पहले बड़ा महंगाई मार्च किया था मोहतरमा मरीम नवाज़ ने और हमज़ा शहबाज ने। ज़ाहिर है दो ही लीडर हैं उनके, वो जो ख़ानदानी विरासती पार्टी है। तो उस महंगाई मार्च वो तो हो गया, लेकिन अब जब से इनकी हुकूमत आई है तो लोगों को मज़ीद महंगाई का सामना है और मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मामलात इनके काबू में इतनी जल्दी या तेज़ी से आ सकें, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है क्योंकि मज़र जो बरलास साहब। इनके दावेदार थे ना बहुत से हाँ अली जी, साहब, जी जी। जिसमें ये शायद खकान अब्बासी टाइप लोग और ये मिफ्ता और मुसद्दक मलिक और ये सारे लोग ये बड़े दावे करते थे, ज़ुबैर भी और मरियम औरंगज़ेब भी। वो दावे करना और अमल करना उसमें बड़ा फ़र्क है। वो मेरा ख़्याल है जो समझदार लोग हैं ना वो कभी भी दावों की तरफ नहीं आते। इनमें भी समझदार, मसलन राना तनवीर हुसैन को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कोई दावे करे, वो इस तरह की बोंगियाँ मारे।
इसी तरह और कुछ लोग हैं, ज़ाहिर है पार्टियों में समझदार लोग भी होते हैं और भड़कबाज भी होते हैं। तो खैर ये एक पाकिस्तानी सियासी पार्टियों का अलमिया है कि उसमें भड़कबाजों का राज हो गया है। सही है, बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं और ये बाकी पूछते हैं ये महंगाई के मामलात को भी और दावेदारों के भी। आज मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने भी वही बातें दोहराई हैं और वही रोने रोए हैं जो सारे हर दौर के हुक्मरान रोते हैं। जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजुत्था एडवोकेट साहब। इन्होंने आज नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने के हवाले से उसके खिलाफ एक पटिशन दायर की है। जनाब चौधरी नईम पंजुत्था साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नईम पंजुत्था साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई... शुक्रिया जी जी, अच्छा आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मदर बरलान साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज आपने एक पटिशन दायर की है और आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ना दिया जाए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं जी? देखें जी, बतौर शहरी, बतौर यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब एक रुकन होने के यहाँ पे हम बसते हैं, हमारा हक है कि कहीं पे भी अगर आइन की पासदारी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी हो, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे हम प्रोटेक्ट करें। सही है। बात यह है कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने की बात की जा रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो यहाँ से जनाब मेडिकल लीव लेके लंदन गए और उसके बाद वापस नहीं आए। हुआ ये कि इससे पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि नवाज शरीफ साहब को नैब की तरफ से वो सजा याफ्ता हैं, उन्हें जो है सजा दी गई है और वो मेडिकल लीव पे बाहर गए हैं। तो कोई बंदा भी जब सजा याफ्ता हो जाता है तो वो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो कि एक आम रूटीन का बंदा हो। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी है, उसको अगर आप सिंपल पासपोर्ट देते हैं, सही है, और नवाज शरीफ साहब को कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के भाई हैं, तो इस वजह से डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो दिए जाए, तो ये किसी तरह से कोई इसका तुक नहीं बनता था, किसी तरह की कोई मंतक नहीं बनती थी। नहीं पंजुत्था साहब, वो सिर्फ वजीर आजम के भाई नहीं है, डिप्लोमेटिक आवाज़ मेरी सुन रहे हैं आप? सिर्फ वजीर आजम के भाई नहीं है, खुद 2-3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उनका एक अपना भी एक साबिक वजीर आजम का मनसब भी है, ठीक है, वो सजा याफ्ता भी हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है, अदालती आपकी जो प्ली है इंशाल्लाह आपके हक में उसमें फैसला होगा या मुस्तरद हो जाएगी? कुछ इम्कानात, और आपने उसमें क्या लिखा है? जो पटिशन आपकी हमें भी मिली है, लेकिन आप अपने अल्फाज से ज़रा सुना दें। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैंने पिटीशन फाइल की है, इसमें मैंने आगे 12 लोग जो है वो पार्टी बनाए हैं, ठीक है जी। रेट पिटीशन मैंने फाइल की, अर्जेंट मैंने फाइल की, एप्लीकेशन भी दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतन मनल्ला साहब को, लेकिन चीफ साहब ने वो अर्जेंटली बेस पे फिक्स नहीं की। उन्होंने मंडे के लिए इसको फिक्स किया है कि मैं इसके ऊपर हियरिंग करूँगा, ठीक है। इसमें मैंने जो मेन चीज़ें जो हैं इसमें ली हैं, एक तो ये कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जो कि स्टेट के हाई ऑफिसर्स लोग होते हैं, ठीक है, स्टेट के डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मुल्क के सरबराहान, ये इस तरह के जो लोग होते हैं हाई ऑफिसर्स, उनको दिया जाता है। सही। तो जो एक बंदा अदालत से सजा याफ्ता है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि उसको डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट दिए जाए? बिल्कुल। आर्टिकल जो 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जी जी, उसके मुताबिक हर बंदा मुल्क में आम शहरी बराबरी के वो दर्जा रखता है, कोई एक दूसरे से के ऊपर किसी को बर्तरी हासिल नहीं। बिल्कुल सही। तो ये एक तो आर्टिकल 25 की वायलेशन हो रही है। सही। दूसरा ये है कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि अदालत से भागा हुआ है। अदालत ने बाकायदा मौका दिया उसको कि आप अदालत में आए, पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, तो उसका वो राइट भी क्लोज हो चुका है। मैं ये कहता हूँ कि मैं बतौर शहरी, ये हमारा हक बनता है कि कानून किसी जगह पे भी वायलेशन हो रहा है, मैं बतौर शहरी मैंने पिटीशन फाइल की है कि ये जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है। एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं जारी होना चाहिए, और इसमें मैंने DGFIA सेक्रेटरी स्टैब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, IG पुलिस इस्लामाबाद, IG पुलिस पंजाब, हाई कमिश्नर ऑफ जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स का होता है, वो
जो लंदन में है, उसके अलावा नवाज शरीफ डीजी इमिग्रेशन, डीजी एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस, और उसके बाद जो है डिप्टी सेक्रेटरी और एंटी सेक्रेटरी, इन सब को मैंने पार्टी बनाया। सही हो जब गया। वो एयरपोर्ट पे आए, स्पेशली मैंने जो इसमें पिटीशन मैंने फाइल किया है, जो 7 नंबर पे हैं सेक्रेटरी स्टाफ जो हैं, उनको मैंने कहा है कि वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो गए हुए हैं जस्ट मेडिकल लीव पे। वो ये नहीं है कि वहां से वापस आए और आके वजीर आजम। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मजहर बरलास साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल ले लें जी। नहीं, मैदर पंजोता साहब, आप ये बताएं कि ये जो बात अली रज़ा अलवी साहब ने की थी कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि साबिक़ वज़ीर आज़म को सफारती पासपोर्ट दे दिया जाए? मैं जी इस पे आपको एक वाज़ेह चीज़ ये बताऊं कि जो हमारे पासपोर्ट रूल है ना 2021 के, उसके मुताबिक कोई भी स्टेट ऑफिसर्स अगर ओहदे के ऊपर से रिटायर होता है तो 30 दिन के अंदर वो जो पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको उसने वापस करना होता है। तो ये अगर साबिक भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक आम शहरी हैं, बेशक साबिक वजीर आजम रहे हैं, उनको पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अदालत के मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो सजा याफ्ता हैं। सही। अच्छा, अगर एक इसमें एक और आपके थोड़ा समझने के लिए और नाजरीन को समझाने के लिए कि अगर वो आके फॉर एग्जांपल आते ही वो अदालत के सामने सरेंडर कर लेते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो फिर उस पर क्या सूरत हाल होगी? आते ही सरेंडर कर जाते हैं और अगर जेल में चले जाते हैं तो वो जाएं, लेकिन मेरी इसमें प्ली ये थी, एक तो उनको डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट नहीं जारी किया जाना चाहिए, दूसरा उनको आते ही अरेस्ट किया जाना चाहिए। जी, ठीक हो गया। ऊपर जज साहब ने फैसला देना है। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब नईम महेंद्र पंजोथा साहब, माहिर कानून, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मजहर बल्ला साहब, इस हवाले से कोई आप अगर बात करना चाहें। कोई नहीं, उन्होंने जो बता ही दिया, मेरे तो जेहन में था कि शायद आइन में गुंजाइश हो। तो वो कहते हैं कि जो पासपोर्ट रूल्स हैं ना, उसमें कि अगर बंदा मनसब छोड़ दे तो फिर उसको कुछ 30 दिन के अंदर अंदर जो साबिक है उसके लिए कोई नहीं है। तो ठीक है, वो आम पासपोर्ट पे आ जाए, पाकिस्तानी शहरी तो हैं वो, जाहिर है। तो भाई उनके वजीर आजम भी हैं इधर, उनकी गिरफ्तारी रोकने रखने का बंदोबस्त भी वो कर लेंगे, तो आ जाएंगे। चले, वैसे भी जवेद लतीफ़ साहब हमारे बड़े मेहरबान, वो कहते हैं कि आजकल लंदन के डॉक्टरों ने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, और उन्होंने टीवी पर ये कहा है, और लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ जो है अब इलाज कराने के लिए पाकिस्तान आएंगे। सही हो गया जी। अच्छा, एक मसला आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि वो इस हुकूमत को दरपेश है, और ये बिल्कुल ठीक है। हमारी इतलात के मुताबिक भी आज भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ बुनियादी नौइयत का डेड लॉक रहा है, आज भी थोड़ा बहुत कुछ राब्तों का भी फुकदान रहा है। तो ये क्या मामला क्या हो रहा है, जिसकी तरफ आपने भी बात का इशारा किया कि काबीना बनाने में हिस्सा क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा ज़्यादा मांग रही है, या नून लीग ज़्यादा हिस्सा लेना चाहती है, या जो छोटे इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है 12, 13, 14 जमातें हैं, इसमें कहाँ रखना कहाँ पड़ रहा है आपको, क्या वजह क्या है? अपडेट देना ज़रा। अभी तो जो बहुत बड़ा फड्डा है ना, वो अलवी साहब सामने नहीं आया, वो भी सामने आ जाएगा। अब ये मैंने पहले गुजारिश की कि इन्होंने जब इत्तेहादी तोड़ रहे थे साबका हुकूमत के साथ से, तो इन्होंने बड़ी बड़ी वजारतों के वादे किए, दुरुस्त है, और वो सारी यहाँ वजारतें थी। अब जब नून लीग की टीम बैठी तो उन्होंने कहा जी अहम वजारतें तो हमें मिलनी चाहिए, हमारी पार्टी ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। और फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा जी एक तो स्पीकर हमारा होना चाहिए, वो तो बन गए राजा साहब, और चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। अब जो बड़ा फड्डा पड़ने वाला है वो और है, वो भी मैं आपको बता दूं। बताएं जी, बताएं। सदर के लिए 4 के उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, और उम्मीदवार जो केसेस वाले हैं ना, वो कहते हैं हमें सदर बना दे ताकि इस्तिस्ना मिल जाए। अच्छा, मौलाना साहब तो थे ही थे उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गए हैं। वो कौन कौन है जी? एक तो आसिफ अली जरदारी खुद हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं तो मेरी बहन फरियाल तालपुर को सदर बनाया जाए। अच्छा, इसी दौरान वज़ीर आज़म के मज़कूरा भाई जिनका भी तस्करा हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सदर अच्छा नहीं लगता,
उन्होंने भी ये शर्त बीच में डाल दी है कि भाई मुझे भी सदर बना लिया जाए, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ 3 बार। तो नहीं तो ये तो बड़ा जबरदस्त नेक्सस होगा, बड़ा भाई सदर, छोटा भाई वजीर आजम और भतीजा वजीर आला पंजाब। वो तो अभी पता नहीं वज़ीर अगर आला बन गया, जो एक उम्मीदवार की बुनियाद पे बनता बात है या कर रहे हैं। नहीं। तो अब इसमें देखिए फड्डा तो पड़ेगा, अभी कैबिनेट में भी पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था जो चैनल्स पे टिकर शिकर चल रहे थे, मेरी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी के अहम लोग जो हैं वो नहीं बन रहे। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बन रहे, खुर्शीद शाह नहीं कुछ बन रहे, तो काफ़ी लोग हैं, इसमें मामलात गड़बड़ हैं काफ़ी। पीपल्स पार्टी के अंदर के जो आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी के अंदर के कुछ लोग नाराज़ भी हैं, और वो आज बड़े कुल कहते हैं ना मुंह बना के घर बैठे हुए हैं, वो नाराज़ हुए हुए हैं, और उनको मनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा बन जाएँ, और उनको सपोर्ट करने के लिए शहरी रहमान जो हैं वो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा होंगी, क्योंकि निज़ाम जो ख़ारजा अमूर को अमली तौर पर संभालेंगी वो, और सेरेमोनियसली जो है बिलावल साहब होंगे। और ये इस तरह का कोई सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। अब वल्लाह आलम क्या होता है, किस तरह चीज़ें क्या होती हैं। देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि कभी सूबाई तासब चलता है, कभी लिसानी तासब चलता है, कभी मजहबी तासब चलता है। वो पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म गुज़रे हैं उनमें से शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला एक वज़ीर आज़म था, मोहम्मद खान जनेजो। तो जनेजो साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वज़ारतें पीर पगाड़ा सब बांट रहे थे। तो हमारे एक दोस्त जो भुट्टो साहब के भी वज़ीर थे उनकी कैबिनेट में, तो वो 85 का आज़ाद सीयत में इलेक्शन जीत कर आ गए थे, तो उनको स्टेट मिनिस्टर बनाने का जब फैसला हुआ तो वो पीर पगाड़ा साहब के पास चले गए। तो उन्होंने खालिस्तान पंजाबी लहजे में कहा कि पीर साहब जेड़े लोग सानू गोडी हथ ला के मिलते हैं वो भी निके वज़ीर, असी भी निके वज़ीर, किबला मैं वज़ीर नहीं बनता, तुसी खुश रहो। खैर वो पीर साहब ने फिर उनको मनाया और वो फिर बल्दियात के वफाकी वज़ीर बने। अब शेरी रहमान का स्टेचर, मेरा नहीं ख्याल कि शेरी रहमान स्टेट मिनिस्टर बनेगी। चले भर एक मतलब अभी तो कच्ची पक्की इतलात है, अभी वो खुद उनके अपने घर में फैसला नहीं हुआ। हम तो जो कच्ची पक्की इतलात आ रही किधर करेंगे, फिर हिना रबानी खार को किधर करेंगे, उनके हम मसाइल हैं। हाँ जी। और आपको पता है स्पीकरशिप पे भी आस लगाए बैठे थे खुर्शीद शाह और फिर नवीद कमर, और फिर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब को बना दिया। इसी तरह पंजाब की गवर्नरी पे भी बड़ी नज़रें थी, तो वो मखदूम अहमद महमूद को बना दिया। तो मुबारक हो यूसुफ रज़ा गिलानी को कि उनके मामू के बेटे जो हैं वो गवर्नर पंजाब होंगे, और ख़ुद गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं मुमकिन तौर पे। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। वो अभी ये लेने देने के चक्कर में ना काफ़ी मुझे इतला मिली है कि मौलाना साहब नाराज़ हैं कुछ हुकूमत से, चूँकि जो अहम देखिए अभी वजारतों में भी ये होता है ना कि अहम वजारतें कौन सी हैं। सही है। तो अगर अहम वजारत एक पार्टी लीजिए तो दूसरी पार्टी की भाई मुझे क्या मिला। अभी अख्तर मैंगल साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है बदनामी में मुझे क्या मिला पहले, और वो भी ज़ाहिर अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मांग रहे हैं। अब देखिए बदनाम तो ये लोग हो गए जो इत्तेहादी छोड़ के गए, और इनको जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने जलसों में रगेदा है, और जलसे उनके बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, जिससे हमारे बहुत से लोग परेशान हैं। सिर्फ सियासी लोग नहीं, गैर सियासी लोग भी परेशान हैं। सही कि इतने इतने बड़े जलसे कैसे हो रहे हैं। तो कल उनका कराची में भी जलसा है, तो ये परेशानी का एक आलम तो है। फिर उसमें ये महंगाई की लहर भी है, फिर हुकूमतों का जो ढांचा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। चले हमने महंगाई की बात की है तो महंगाई की तरफ भी बढ़ते हैं। आज मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मज़हर बल्ला साहब मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा मायूस हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो ही रोने धोने जो हम आपको तो खुश होना चाहिए जालवी साहब। मज़हर बल्ला साहब मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको इस बात का बिल्कुल पक्का पता है, और न मैं ज़िंदगी में किसी का बेनिफिशरी हूँ। खुदा का लाख शुक्र है कि किसी हुकूमत ने हमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं दिया, और ना हम तलबगार हैं इन चीज़ों के। लेकिन बहरहाल ये उनसे मायूसी हुई है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है,
तो इन्होंने आज क्या क्या बातें की हैं चलो ब्रेक और ले लें, फिर इसके मुझ बाद के, मेरे, आपके और शहरियों के किन किन ख्वाबों को तोड़ने की कोशिश की है, आते ही उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नासिर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी महंगाई की और उन ख्वाबों की जो अभी टूटे हैं, और इतना जल्दी टूटे हैं कि यकीन जानिए बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अंदाज़ा था कुछ 6 महीने साल निकाल जाएंगे। एक अच्छा तो हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान शहबाज शरीफ साहब ने आज वो समरी तो मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया भी इजाफा नहीं होगा। लेकिन साथ ही जो शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने सुनाई, उन्होंने कहा जी कि 72 अरब रुपए और 70 अरब रुपए का ये मसला हो रहा है और इतनी सब्सिडी दे रहे हैं और महीने 2 महीने के अंदर सालाना अखराजात जितनी और इतने कुल हुकूमती अखराजात जितने अखराजात करने पड़ते हैं। तो उनके कहने से पता ये लगता है कि चलें जी, अभी तो शहबाज शरीफ साहब आए हैं और नई नई वजारत उज़्मा है और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं की गई, तो 15 को नहीं की गई तो पहली को कर दी जाएंगी। ये तैयार रहने का हमें भाषण दिया गया है, जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है। तो बेज़र बरलास साहब, इनको भी तो चाहिए ना कि अपने इन मसाइल को हल करने के लिए कोई और रास्ते इख्तियार करें। इसी बात पे तनकीद करते थे ना जनाब, हर महीने 15 दिन के बाद इमरान खान साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देते हैं और ओगरा वाले समरी भेज देते हैं। और अभी भी आपने आते ही, अभी जुमा 8 दिन भी आपके पूरे नहीं हुए, आपने भी यही बातें शुरू कर दी हैं। तो फिर आपके आने का हमें जश्न मनाने की, किसी को खुश होने की क्या ज़रूरत है? आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। फ़ायदा क्या हुआ? आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ जी? अली रज़ा अलवी साहब, इसी शो में मैं अक्सर कहा करता था कि इंटरनेशनल महंगाई बढ़ रही है और आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप कहते थे कि नहीं जी फलाना ये है तो वो है, इनके बयान सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल महंगाई तो हो रही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सदाकत है, दुरुस्त है। जो बात आपने इमरान खान की, उन्होंने लास्ट जो फैसला किया था महीना 1.5-2 पहले, उन्होंने कहा कि भाई ये 10 रुपये सस्ता कर दिया है और ये बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे। दुरुस्त है। और बिजली भी सस्ती कर दी थी। सही है। जो उन्होंने कहा था कि बजट तक यही रहेगा। ऐसे ही, ऐसे ही है। वो सब्सिडी दे रही थी हुकूमत। अब इन्होंने बिजली में तो सब्सिडी छीन ली। जी हाँ, बिजली महंगी कर दी, बिल्कुल। और दूसरी बात आपने खुद ही कर दी है कि आज नहीं तो 15 दिन बाद कर देंगे। ऐसे ही है। तो फिर लोगों को इस तब्दीली का, इस हुकूमत के आने का क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल सही है। अब ये भी सुना जा रहा है कि लाहौर में कुछ लंगर खाने बंद कर दिए। अच्छा। मुझे नून लीग के एक बंदे ने फ़ोन करके कहा कि ये काम तो बहुत अच्छा था। मैं कहता जी हमारे देहातों से लोग आते थे, मजदूर बेचारे, चलो उनको एक ठिकाना मिल जाता था, 2-3 दिन तो रह लेते थे ना, रोटी रोजी मिल जाती थी जी, और रोटी मिलती थी, दिन को मजदूरी की, जाम को जाके रोटी खा ली, कहीं पड़ गया सो रहा। तो मुझे खैर वो एक फ़िरौन के दौर का वाक़या याद आया, लेकिन मैं यहाँ बयान नहीं करूँगा, फिर लोग ऐसे कहते हैं कि फ़लाँ को फ़लाँ से तशबीह दे दी है। वो मसला ये है कि जिन लोगों के नाम पर ये लोग आते हैं इक़्तिदार में, कोई भी आए, उन लोगों का तो ये सोचते ही नहीं। और इस दौरान ये बात एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने की जलसे में पेशावर में कि पाकिस्तान में तो ये होता था कि मिठाइयाँ तकसीम होती थी हुकूमत जाने पे। सही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाने पे मिठाइयाँ तकसीम नहीं हुई, बल्कि लोग निकल आए। अब मैं आपको और भी बता दूं कि उनके जो इत्तेहादी उनसे नाराज़ थे, मसलन MWM वाले नाराज़ थे 1-2 इश्यूज़ पे। अब उन्होंने मुलाकात की है जी, और उनके जितने भी जलसे जुलूस हैं उनमें वो पहले भी शामिल रहे हैं, अब भी शामिल हैं। डट के खड़े हैं अलामा राजा नासिर अब्बास और नासिर शिराजी साहब से। जब वो देखते हैं कि वो मुर्दाबाद अमेरिका वाला जो मामला है वो उनका मसला है और उस पर खड़े हैं। जो उनके इत्तेहादी हाफिज हामिद रजा साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद वाले, हामिद रजा साहब कोर्ट में जा रहे हैं सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कि उसका फैसला भी किया। हाँ जी, जाहिर है सानिया मॉडल टाउन वाला फैसला भी होना चाहिए, लेकिन मज़हर बल्ला साहब ये तो बात है ना कि वो कजन्स थे और 4 साल में उन्होंने बिल्कुल पूछा ही नहीं है। और PTI, ये मेरी भी बात हुई पाकिस्तान अवामी तहरीक के कुछ लीडर से, वो कह रहे थे कि हम इस बात पे बड़े सख्त नाराज़ हैं
कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिनको हमने वहाँ तक पहुँचाया और डी चौक तक पहुँचाया और कंधा दिया और वो 126 दिन वहाँ बैठे रहे, वो इक़्तिदार में आते ही उन्होंने ऐसी आंखें फेरी। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का भी बयान आ चुका है इस हवाले से। बात ये है अलवी साहब के ब्रेक का भी कहा जा रहा है। 3.5 सालों में तो कोई फैसला हो ही नहीं सका किसी का। अब हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, हम उस पर कोई वैसे तनकीद नहीं करते, हम उनकी सुस्त रवि पे तो बात कर सकते हैं। सही है कि उसमें केसों का फैसला होना चाहिए था, किसी केस का फैसला ही नहीं हुआ। बिल्कुल, किसी केस का फैसला नहीं, और इसीलिए शायद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने अपने बयान में कहा है, अपने लोगों को, फॉलोअर्स को कहा है कि ज़्यादा जश्न न मनाएं, न जाने वालों के किसी खुशी में और न आने वालों की खुशी में। उन्होंने कहा जाने वाले वो हमारे कज़न्स जो हैं, हमारे वो दोस्त थे जिन्होंने हमारा कंधा इस्तेमाल किया और यहाँ पहुँचे और इक़्तिदार तक आए। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद हमें पूछा नहीं है, और उनके बकौल जो आए हैं ये हमारे शुहदा के कातिल हैं। लिहाजा हम बिल्कुल खामोश हैं, अपनी तालीमी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दें और बस जो जिस तरह निज़ाम चल रहा है उसको चलने दें और ज़्यादा खुशियाँ ना मनाएं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाक फ़ौज के तर्जमान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस बयानिए में एक तरह की सुई चिबो दी है। वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट वाली जो बात है, भाई हमसे किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं है, तो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात तो नहीं है। हाँ, कोई मांगता तो हमारा भी यही जवाब होता, लेकिन हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए। उन्होंने क्या कहा और किन अल्फाज में ये बात की, उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर मैं ज़बरदस्त साहब से तबसरा लेते हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। जी मजहर बल्ला साहब, अच्छा, एक वो तो कहते बहुत हैं अच्छी कि बात किसी ने है। मांगे ही नहीं, जब मांगे ही नहीं है तो फिर एक बेवकूफ़ों को समझाने के लिए ये बात में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जनरल साहब ने, कि किसी इंटरव्यू में पूछा अगर मांगे गए तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। वो आप इमरान खान का इंटरव्यू देख ले, उसमें भी यही बात है कि अगर आपसे अड्डे मांगे गए तो आपका मौकफ क्या होगा। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब हमारी कौम में अक्सर बेवकूफ़ है, जाहिल है, वो समझते हैं कि अड्डे मांगे गए। वो सवाल ये था कि अगर मांगे गए, वो जनरल साहब ने भी कहा कि अगर मांगे गए, तो उन्होंने कहा कि नॉट, और अगर मांगे जाते तो हम भी कहते नॉट। असल में ये जहालत फैलाने में पीटीआई के जो सोशल मीडिया सेल है उसका बहुत ज्यादा किरदार था। उन्होंने ज्यादा जहालत फैलाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार कर दिया, वो खड़ा हो गया, वो ये भाई इनकार तो ये है ना कि अगर एक सहाफ़ी बेचारा पूछ रहा है तो वो, भाई उसने कहा अगर मांगे गए, तो उसने कहा हम तो नहीं देंगे भाई, अगर मांगे गए तो। सही है, तो वो सही है बात, अगर मांगे जाते तो चल ये एक बात क्लियर होगी। और भी उन्होंने खासी बातें की थी वो जो क्लियर की जा सकती थी, लेकिन अभी हमारे दामन वक्त में कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, हमें एक और खबर की तरफ बढ़ना है। मतलब बड़ा साहब, पंजाब में क्या हो रहा है? अब कल इलेक्शन होने जा रहे हैं अदालती हुक्म पे, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही जो है मुकाबले में है। आपको क्या रिजल्ट आता नजर आता है? क्या सूरत हाल है, अददी सूरत हाल क्या चल रही है? छोड़ दे बाकी लड़ाइयाँ झगड़े, हम कल शाम तक तो 4-5 बजे तक हमजा शहबाज की पोजीशन बेहतर थी। ठीक है, कल शाम के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की पोजीशन बेहतर हो गई है। अच्छा, और आज अभी खबर तो नहीं आई, लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही ने अफ्तार डिनर दे रखा था और अपनी ताकत शो करने का ऐलान कर रखा था। ओके। दूसरा, वही जो डिप्टी स्पीकर साहब थे वो कल शाम के बाद बड़े फ़ोन कर रहे थे, तो उनके फ़ोन कोई सुन नहीं रहा था। फिर वो राजा बशारत के कभी ऑफिस में करते, कभी घर पे करते कि मेरी बात तो सुन लें, कभी उनके सेल फ़ोन पे करते। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने फ़ोन शोन किए, पता नहीं सुन लिया हो बाद में या ना सुना हो। सही, लेकिन वो ऐसा था कि जैसे कोई उन्हें को मर्ची लग गई है, तो वो सीधे हो चुके थे मेरा ख्याल है। वो मुझे वैसे ज़राए का यही कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो जीत जाएंगे। कांटे का मुकाबला आपकी मालूमात और इतलात के मुताबिक मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे और हमजा शहबाज जो है वो हार जाएंगे। यानी कल तक पता चल जाएगा, और ये स्पीकर वाला भी कल जो है वो आ जाएगा। कल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो यकीनन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कश्मीर में भी बड़ा अथल पथल हो गई है चीज़ें, वहाँ भी पैसे का जी चल पड़ा है काम काफ़ी।
तो अब दोनों तरफ से पैसा लग रहा है। तो पीटीआई वालों ने तो सरदार तनवीर इलियास को ऑलमोस्ट बना दिया। 40-40 करोड़ और 30-30 करोड़ की बातें हो रही हैं। बातें यहाँ तो हो आज़ाद रही हैं। कश्मीर में इतना पैसा वो और वो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब भी इसमें कूद पड़े, लेकिन उनके पास वोट कम है अपोजिशन के, उनको खरीदने पड़ेंगे काफ़ी वोट। सही है। तो मेरा ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब बन जाएंगे वहाँ। अच्छा, हाँ, चूँकि अगर पैसे की भी दौड़ लगी तो सरदार तनवीर इलियास के पास पैसा भी ज़्यादा है उनसे। सही है जी, बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में भी पैसे की दौड़ है और पैसे की दौड़ में बहुत सारे नाम भी लिए जा रहे हैं। किसी ने 40 करोड़ लिया, किसी ने 30 करोड़ लिया, कुछ वापस मांग रहे हैं, कोई वापस देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्या है। बहरहाल काफ़ी कुछ है और जो कुछ है वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताते रहेंगे। हमारे आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना के बाद।